हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आई एम दीप्ति शर्मा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। ये 11वीं क्लास की बायोलॉजी चल रही है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट करवा चुके हैं जिसका नाम था जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब है जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें हमने आपको बताया था कि जो जीव रहते हैं, मतलब इस धरती पर जो भी जीवित जीव हैं, वो पेड़ पौधे हों या फिर कोई भी सूक्ष्म जीव हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, वो सभी को एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिससे उनके अध्ययन में सुविधा हो। ठीक है, तो जीव जगत को सबसे पहले तो अरस्तु ने डिवाइड किया है। इन्होंने सामने जो उसके गुण दिख रहे थे भौतिक, उन लक्षणों के आधार पर अलग अलग डिवाइड कर दिए, पेड़ पौधों को भी और जंतु को भी। फिर उसके बाद लीनियस ने दिया। लीनियस ने, ये कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, यानी कि टैक्सोनॉमी ऑफ फादर भी इनको बोला जाता है, कैरोलस लीनियस को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने संपूर्ण जगत को दो वर्गों में डिवाइड किया, एक तो पादप जगत और एक जंतु जगत। पादप जगत जो है उसमें इन्होंने सारे पादपों को और जंतु जगत में सारे जंतुओं को रखा है। इसके अलावा जो लीनियस ने वर्गीकरण की कुल 6 इकाई के बारे में बताया, जो कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। जीव जगत के बारे में, टैक्सा के बारे में जाना था हमने। तो इन्होंने 6 इकाई जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ, ये 6 इकाई के में इन्होंने डिवाइड किया, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही वर्गीकरण की नींव रखी। ठीक है, इसलिए इन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब आते हैं विटकर। विटकर ने इसके बाद 5 जगत वर्गीकरण को दिया। इन्होंने संपूर्ण जगत को 5 जगत में बांटा, 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, तो ये 3 पद्धति है। चलिए हम समझते हैं, मतलब 3 लोगों ने, सबसे पहले अरस्तु ने डिवाइड किया, फिर लीनियस ने और फिर विटकर ने। तो आजकल जो हम पढ़ते हैं वो विटकर की 5 जगत प्रणाली को पढ़ते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फ्रेंड्स। और इसके अलावा 5 जगत वर्गीकरण विटकर ने दिया है, लेकिन उस 5 जगत में भी इन्होंने वायरस जो है उसको किसी भी जगत में नहीं रखा, उसको इन्होंने अलग ही रखा है। क्यों रखा है और कैसे, वो हम चैप्टर के एंड में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, ये एकदम फ्री है, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जीव जगत का वर्गीकरण को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अरस्तु उन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया था, जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर किया। सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया था? सबसे पहले किया था अरस्तु ने। ठीक है, उन्होंने पादपों को वृक्ष, झाड़ी और शाख में वर्गीकृत किया, और जंतु जो थे, प्राणी, उनको जो रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, उसके आधार पर उन्होंने बांटा। अब आते हैं लीनियस। लीनियस के काल में सभी पादपों एवं वर्गीकरण की, प्राणियों की वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक तो प्लांटी जगत और दूसरा एनिमेलिया जगत में रखा। प्लांटी में सारे पादपों को रखा और एनिमेलिया में सारे प्राणियों को रखा। लेकिन इन्होंने क्या किया, सारे पादप एक प्लांटी किंगडम में रख दिया, प्लांटी जगत में, और सारे एनिमेलिया में सारे प्राणी जगत को रख दिया। लेकिन अब आता है, इन्होंने इसके अनुसार यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक और एक कोशिक और बहुकोशिक, ठीक है, समझ रहे हो, और प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। किसके अकॉर्डिंग? कैरोलस लीनियस की पद्धति के अनुसार। ठीक है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, एक तो ये बात आती है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होती है फ्रेंड्स? आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ये कोशिका के विभाजन है कि कोशिका 2 प्रकार की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, या फिर और भी जो कोशिकांग होते हैं उनके किसी के ऊपर भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। वो सारे एक ही कोशिका में रहते हैं, उसी कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। और इसमें ये एक कोशिकी होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो और यूकैरियोटिक जो होती है उसमें केंद्र की झिल्ली भी पाई जाती है और बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, केंद्रक के ऊपर भी झिल्ली पाई जाती है। तो क्या होता है, केंद्रक द्रव्य जो होता है वो
वो कोशिका द्रव्य से अलग रहता है केंद्र की झिल्ली के कारण। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक की विशेषता है। यूकैरियोटिक जो होता है वो विकसित प्राणियों में पाई जाती है कोशिका, जबकि प्रोकैरियोटिक जो है वो अविकसित प्राणी, मतलब जो जैसे कि एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव तो यूकैरियोटिक कोशिका भी होती है, प्रोकैरियोटिक भी होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती है और बहुत सारे कोशिकांग जो है उन किसी के ऊपर कोशिकांग पाए भी नहीं जाते हैं, जो भी पाए जाते हैं उनके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो सिर्फ कोशिका द्रव में, एक ही कोशिका के कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं। अब आता है एक कोशिक और बहुकोशिक। तो एक कोशिक जीव में सारे जो जीव कार्य करता है वो एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होते हैं, और बहुकोशिक में कोशिकाएं जो होती हैं वो स्पेशल अलग अलग डिवाइड होती हैं उसके लिए। ठीक है, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के जीव का निर्माण करती हैं। और प्रकाश संश्लेषी मतलब जो हरे शैवाल जैसे हो गए जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश के शूर के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषी जो भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, जैसे कि कवक का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सबको इन्होंने क्या किया था, इस प्रणाली के अकॉर्डिंग इन सब में विभेद करना आसान नहीं था, इसलिए हमें आगे 5 जगत वर्गीकरण की आवश्यकता थी, जो कि किसने किया, व्हिटकर ने बताया। चलिए आगे करते हैं 5 जगत वर्गीकरण, जो कि आगे चैप्टर में यहाँ बताया भी गया है। ये देखिए, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया, और वायरस को सबसे अलग रखा हुआ है जो हम लास्ट में बताएंगे। देखिए, सन 1969 में आर.एस. व्हिटकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई, और उन्होंने 5 जगत कौन कौन से दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 जगत हैं। ठीक है, और किसके आधार पर दिए, तो कोशिका संरचना, थैलस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन कैसा है इनका, अलैंगिक प्रजनन है या लैंगिक प्रजनन है, और जाति वृत्तीय संबंध कैसे हैं इनके, उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। इसलिए आर.एस. व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति को दिया, और उन्होंने 5 जगत कौन कौन से बताए, ये देखिए, ये पूरी सारणी दी गई है यहाँ पे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब मोनेरा में देखिए किसको रखा गया है, मोनेरा में एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव, ये याद रखिएगा, मोनेरा ही एक ऐसा जगत है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। ये देखिए प्रोकैरियोटिक, मैंने भी आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है मोनेरा जगत के अंदर। ओके, और कोशिका भित्ति जो होती है वो इसमें सेल्यूलोज रहित होती है, यानी कि इसमें सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। केंद्रक मतलब और अमीनो अम्ल की कोशिका भित्ति पाई जाती है इसमें। और केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है, बताया था, मोनेरा है इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक झिल्ली पाई ही नहीं जाती। और काय संरचना जो होती है वो कोशिकीय होती है। कोशिकीय का मतलब है इनकी बॉडी की संरचना कैसी होती है, काय का मतलब है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब शरीर की जो संरचना है वो कोशिकीय होती है, या फिर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो सिर्फ ये कोशिकीय होती है, सिर्फ एक ही कोशिका पूरे शरीर का निर्माण करती है, पूरा शरीर मतलब उसी कोशिका के अंदर सारी क्रिया संपन्न होती है। पोषण की विधि जो होती है वो स्वपोषी होते हैं और परपोषी। परपोषी यानी कि मृतजीवी और परजीवी पर आधारित होते हैं। प्रजनन की विधि संयुग्मन, यानी कि एक कोशिका है, जैसे कि ये एक कोशिका है, यहाँ से दूसरे जीव का निर्माण होना है, तो ये कोशिका जो होगी आगे मैं आपको समझाऊंगी, यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और 2 जीवों का निर्माण कर देगी। ठीक है, ऐसे पार्ट में मतलब इस तरीके से डिवाइड होती है, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे डिवाइड होगी और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और दूसरे जीव का निर्माण कर देगी। और प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा अब ओनली मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, सभी में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, एक तो पॉइंट हो गया, क्लियर है कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी चारों जगत में यूकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले। ओके, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सभी में प्रेजेंट रहती है, लेकिन एनिमेलिया में मतलब जंतु जगत में प्रेजेंट नहीं रहती है, बाकी देखिए सब में प्रेजेंट है, किसी में सेल्यूलोज वाली है और किसी में नहीं है। कुछ में उपस्थित होती है प्रोटिस्टा में, कुछ जीवों में नहीं होती है। फंजाई में सेल्यूलोज रहित होती है, मतलब सेल्यूलोज नहीं होती है। इसमें फंजाई में क्या होता है, काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, किसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, काइटिन की। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ काइटिन।
फ्रेंड्स को समझ लीजिएगा, ये काइटिन लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली इससे लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखा जाएगा, काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है और प्लांटी में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। सारे पादपों में कैसी कोशिका भित्ति पाई जाती है? प्लांटी जगत में सेल्यूलोज की। केंद्रक झिल्ली होती है वो यूकेरियोटिक कोशिका है तो सभी में उपस्थित होगी। देखिए सभी में केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, सिर्फ मोनेरा को छोड़ करके। और काय संरचना जो होती है, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव आते हैं बट यूकेरियोटिक आते हैं, ध्यान रखिएगा। मोनेरा में भी एक कोशिकीय जीव आते हैं बट प्रोकैरियोटिक आते हैं। इतना सा अंतर है मोनेरा और प्रोटिस्टा में। और फंजाई में बहुकोशिक, यानी कि इसमें कई कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती हैं, तो ऊतकी स्तर पाया जाता है फंजाई में। और प्लांटी में ऊतक भी पाए जाते हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, पौधे के भाग बनाते हैं। और एनिमेलिया में ऊतक, अंग और अंग तंत्र का भी निर्माण करते हैं। ओके, अब प्रोटिस्टा जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, फंजाई जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए खुद भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। प्लांटी भी स्वपोषी होते हैं, ये क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन का निर्माण करते हैं। प्लांटी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। और एनिमेलिया में ये तो परपोषी होते हैं, एनिमेलिया मतलब स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। जंतु जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, ठीक है। अब प्रजनन की विधि होती है, इसमें युग्मक संलयन और संयुग्मन द्वारा होता है। इन तीनों में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, ठीक है। निषेचन हम आगे समझेंगे कि निषेचन होता क्या है। निषेचन में अभी इतना सिंपल सा समझ लीजिए कि फर्टिलाइजेशन जो होता है तो एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट जो होता है, दोनों मिलकर के, दोनों हैप्लॉइड गैमीट मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पर 2n जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस तरीके से निषेचन जो होता है और एक नए भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो भ्रूण जो होता है आगे जाकर के एक जीव में विकसित हो जाता है। ये क्रिया कहलाती है क्या, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप आपको ये टेबल अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो हम इसको अलग से भी दोबारा समझा सकते हैं, यदि आप हमें कमेंट करके बोलेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की और हरित पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। कवक यानी कि फंजाई जो वहां पे बताया गया है वही कवक है। कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। सभी, इसलिए हमने बताया था भी फंजाई कोशिका किसकी बनी होती है, काइटिन की। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोश की जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारी जो हैं, प्रोकैरियोटिक, ये वर्ड याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक जीवधारी किसमें, मोनेरा में आते हैं, और एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि यूकैरियोटिक, तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारियों को कहाँ पर रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। यहाँ पर यूकैरियोटिक आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा। अब हम विटकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा एवं फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। इसमें हम 3 जगतों के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, जबकि जो 3rd और 4th जो चैप्टर है, तीसरा और चौथा चैप्टर, उसमें हम पूरे प्लांट जगत को तीसरे में और एनिमेलिया जगत को चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनेरा जगत, ठीक है। मोनेरा जगत में क्या है, हमने अभी बताया था कि मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि सभी बैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय जीव होते हैं, राइट। अब आगे ये सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वो, अब अगर आप मिट्टी उठाएंगे, जो हमारे आसपास मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी में कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, मतलब सैकड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हजारों बैक्टीरिया। आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाइए अपने हाथ में, उसमें सैकड़ों बैक्टीरिया आप माइक्रो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर कहीं जीवित रह सकते हैं, चाहे वह गर्म जल हो, कितना भी गर्म हो, मरुस्थल हो, ठंडा बर्फ की झीलें हो, गर्म झरने हो, मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये जीवित रह सकते हैं। जहां पर और जीव जीवित नहीं रह सकते वहां पर भी बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं, यानी कि ये हर परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ये, ठीक है। तो बैक्टीरिया को जो है उनके आकार के आधार पर 4 समूह, गोलाकार, और ये 4 समूह में बांटा गया है। 4 समूह हैं बैक्टीरिया को, गोलाकार, छड़ाकार और कौमाकार के और सर्पिलाकार के,
ठीक है। 4 तो जो गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं, ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, ये गोलाकार बैक्टीरिया है। गोलाकार बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? हम कोकाई कहते हैं, कोकस। ठीक है, इसका एक वचन बहुवचन जो है ये बहुत सारे हैं, इसलिए कोकाई बताया गया है। यदि हम एक को लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कोकस। ठीक है, ये गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं। सेकेंड प्रकार के होते हैं ये बैसिलस बैक्टीरिया, ये बहुत सारे हैं इसलिए बैसिलाई बोलते हैं इसको, जब बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं इस प्रकार के। और एक को यदि हम बोले, एक डिफाइन करें तो इसको बोलेंगे बैसिलस बैक्टीरिया, यानी कि छड़के आकार के होते हैं। अब आता है स्पाइरुला, तीसरा स्पाइरुला या स्पाइरिलम। एक को बोलेंगे स्पाइरिलम और 2-3 है तो बोलेंगे स्पाइरुला, बहुवचन इसका स्पाइरुला है। इसमें कसाब पाए जाते हैं। ठीक है, कसाब की होते हैं, ये सर्पिला आकार के होते हैं। देखिए इस तरीके से लंबे लंबे सर्पिल आकार के कसाब पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्पाइरुला। अब है विब्रियो। विब्रियो जो होते हैं इस तरीके कौमा आकार के बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें बोलते हैं विब्रियो। ओके, और यदि एक बैक्टीरिया, ये बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन में इसको विब्रियो लिखा है, यदि एक होंगे तो उसके बोलेंगे विब्रियम। तो 4 प्रकार के बैक्टीरिया होगा, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरुला और विब्रियो। ये किसके आधार पर है? आकार के आधार पर, ध्यान रखिएगा, आकार के आधार पर रहेंगे। अब ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात बैक्टीरिया जो होते हैं वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अब तो भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ओके, अब देखिए बैक्टीरिया के जो टाइप बताए गए हैं, देखिए यहाँ पे आदि बैक्टीरिया बताया गया है, यानी कि जो पुराने बैक्टीरिया पाए जाते हैं पुरानी जगहों पर, मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक है, ये 2 बैक्टीरिया बताए गए हैं, आद बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आद बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे कि लवणीय क्षेत्र, जो बहुत ज्यादा नमक पाया जाता है, बहुत ज्यादा लवण पाए जाते हैं, जहां पर उन क्षेत्रों पर भी ये पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, लवणीय क्षेत्रों पर जहां पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफी, और जो गर्म क्षेत्रों, गर्म झरनों में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं थर्मो एसिडोफिलस, और जो कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे बोलते हैं मेथेनोजन। ठीक है, मेथेनोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत में पाए जाते हैं, तो इनके गोबर में मीथेन गैस का उत्पादन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेथेनोजन। ठीक है, आद बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यही लक्षण इन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि इनकी जो कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होता है, उनकी संरचना जो होती है वो अन्य सामान्य बैक्टीरिया से डिफरेंट टाइप की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। ठीक है, और लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें हेलोफी, गर्म झरने में थर्मो एसिडोफिलस, और कच्छ क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उन्हें मेथेनोजन कहते हैं। अब आते हैं यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाव द्वारा की जाती है। तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? कठोर होती है, और उनमें एक कसाव पाया जाता है, यानी कि चल बैक्टीरिया होते हैं, कसाव के द्वारा चलन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीर हरे शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह है क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये इंपोर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया का पॉइंट याद रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, यानी कि ये खुद ही भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिन्हें हम नीर हरित शैवाल भी कहते हैं, और इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये नील हरित शैवाल होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जिन्हें बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक, क्लोनीय अथवा तंतुमय समुद्री और स्थलीय शैवाल होते हैं। इनकी क्लोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। ये प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं, यानी कि जहां प्रदूषित जल होता है वहां पर ये काफी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं आपको साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनावीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है, ये देखिए नॉस्टॉक और एनावीना,
बैक्टीरिया नॉनस्टॉप एनावीना, दो बैक्टीरिया जो हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर लेते हैं। किसकी? पर्यावरण की नाइट्रोजन को, नॉनस्टॉप और एनावीना बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं परपोषी बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों की प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? नॉनस्टॉप एवं एनावीना बैक्टीरिया। ये देखिए, ये पाया जाता है यहाँ पर हेट्रोसिस्ट। ठीक है, ये जेली, इसके चारों ओर जो जेली बताई गई है, ये हमने आपको बताया था कि ये जेली के द्वारा, देखिए कहाँ बताया था मैंने आपको, ये साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनी तंतुमय समुद्री तो स्थलीय शैवाल है। इनकी कॉलोनी जो होती है वो प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। ये देखिए, जेलीनुमा आवरण से ये ढकी हुई है पूरी इनकी कॉलोनी। ये क्या पाया जाता है यहाँ पर? ये हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। राइट, यहाँ पर जिसे इसे उन्होंने टेट्रोसिस्ट लिखा है, ये एक्चुअली हेट्रोसिस्ट है। राइट, ये हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट का क्या काम होता है? ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसको कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर लेते हैं। परपोषी बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रकृति में बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, बहुलता से पाए जाते हैं। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज होता है। राइट, जानते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है दूध से दही बनाने में। प्रतिजैविकों के उत्पादन में होता है। लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की में सहायता करते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड यानी कि बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। हैजा बैक्टीरिया, टिटनेस, साइट्रस कैंकर जैसी बीमारियां, साइट्रस कैंकर जो है वो नींबू में होती है बीमारी। हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, ये सारी बीमारियां जो होती हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। यह वे देखिए बताया गया है कोशिका विभाजन द्वारा। मैंने आपको ऊपर सारणी में भी समझाया था कि कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। ये देखिए, ये कोशिका का विभाजन हो रहा है, यहाँ से दूसरा जीव निर्माण हो जाएगा, दो जीव बन जाएंगे। राइट, ये इनकी कोशिका भित्ति है। ये सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है चारों ओर। ये इनकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और अंदर कोई भी झिल्ली प्रेजेंट नहीं है। आप देखिए, कहीं भी कोई झिल्ली प्रेजेंट नहीं है। ये डीएनए है, ऐसे ही कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ है, एक विभक्त होता हुआ ये बैक्टीरिया है। अब कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। अब आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो ऐसे जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये वर्ड याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है एग्जाम में। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा किस कौन से? प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है माइकोप्लाज्मा, जिसमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। ठीक है, ये क्या कर सकती हैं? ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। राइट, अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणी और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा भी बहुत सारी बीमारियां जो प्राणियों में भी फैलती हैं और पादपों में। तो ये बात याद रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा जो है वो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उनमें, और ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा काफी इंपोर्टेंट है। अब आता है सेकेंड जगत, प्रोटिस्टा जगत, जिसमें क्या अभी तक तो पढ़ रहे थे हम किसको? मोनेरा जगत को, जिसमें प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। और प्रोटिस्टा जगत में इसमें भी एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक जीव आते हैं। राइट, सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं।
यानी कि जल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। हमने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो होती है वो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और सुसंगठित इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में इनकी कोशिका में सुसंगठित केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं जो कि जिनके चारों ओर भी झिल्ली पाई जाती है। कुछ प्रोटिस्टा में कसाव एवं पक्षाभ भी पाए जाते हैं, यानी कि फ्लैजेला पाए जाते हैं इनमें। कसाव मैंने आपको बताया था अभी, कुछ में इस तरीके से कसाव पाए जाते हैं जीवों में, राइट। कसाव चलन में सहायता करते हैं। ये अलैंगिक कोशिका संलयन युग्मनज बनाने की विधि द्वारा, देखिए ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रजनन के बारे में बताया गया है कि ये जो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं वो युग्मनज यानी कि जाइगोट भी बनाते हैं, मैंने आपको अभी जाइगोट बना के बताया था, और कोशिका संलयन भी करते हैं और अलैंगिक भी करते हैं, मतलब अलैंगिक प्रकार का जनन करते हैं और कोशिका संलयन करते हैं और जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन भी करते हैं ये। अब आता है क्राइसोफाइट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन अगर आपको नहीं आता है कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो देखिए अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, मतलब लैंगिक तो मैंने आपको बताया था जिसमें दो जीव भाग लेते हैं, एक मेल गेमीट और एक फीमेल गेमीट। मेल गेमीट मतलब हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड का मतलब है यहाँ पर हमने देखा कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, राइट। तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन यदि ये हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे, हैप्लॉइड में ओनली 23 गुणसूत्र पाए जाएंगे, यानी कि एक गैमीट में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोई भी एक कोशिका है, ये मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हैप्लॉइड गैमीट का निर्माण करती है, और हैप्लॉइड मेल फीमेल गैमीट में करके डिप्लॉइड जाइगोट यानी कि जिसमें फिर से 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे, जाइगोट का निर्माण करेगी, इसे हम युग्मक कहते हैं। ठीक है, ये युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक जो होता है वो भ्रूण का नया जीव का निर्माण करेगा, राइट। तो ये तो हो गया लैंगिक प्रजनन। अब अलैंगिक प्रजनन जो होता है, अलैंगिक प्रजनन में हम दो जीव भाग नहीं लेते हैं, ये तो एक जीव के द्वारा ही इनका यानी कि कोशिका विभाजन के द्वारा भी हो जाता है इनका डिवाइडेशन, या फिर कोई एक जीव है उसकी जैसे कि उसकी कोई एक कलिका है वो अलग कट के गिर गई तो उसका एक नया जीव बन गया, तो इस तरीके से अलैंगिक प्रजनन कई प्रकार का होता है और संपन्न हो जाता है, उस तरीके से नए जीव का निर्माण कर देता है। तो इसमें दो जीव भाग नहीं लेते हैं, ये अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अब क्राइसोफाइट, इसका प्रोटिस्टा में जो है क्राइसोफाइट के बारे में बताया गया है। देखिए क्राइसोफाइट जो समूह है इसके अंतर्गत डायटम तो सुनहरे शैवाल आते हैं जिन्हें हम डेस्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्मिड कहते हैं, राइट। डायटम सुनहरे शैवाल आते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? डेस्मिड कहते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। मतलब ये जो डायटम होते हैं, सुनहरे शैवाल जो होते हैं वो सूक्ष्म जल में भी पाए जाते हैं और पर्यावरण में भी पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अति छादित कवच बनाती है, यानी कि साबुनदानी आप लोग जानते हैं जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। इन भित्तियों में सिलिका होती है, ठीक है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। सिलिका जो होती है वो कठोर होती है काफी, भित्ति जो बनाती है वो काफी कठोर होती है सिलिका। इस प्रकार मृत डायटम अपने परिवेश वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ देते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को हम डायटमी मृदा कहते हैं। ठीक है, ये जो डायटम है ये सिलिका जो होती है उसको अपने अवशेष को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे कई सालों तक जमा होती रहती है, तो ये काफी जमा हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं डायटमी मृदा। कड़मा होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सीरप के निस्यंदन में होता है, यानी कि फिल्ट्रेशन में होता है, छानने का काम करता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। अब सेकंड आता है डायनोफ्लैजलेट।
डायनोफ्लैजेलेट के अंतर्गत जीव, ये डायनोफ्लैजेल जीवधारी हैं वो मुख्यतः समुद्री प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं और कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, राइट। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं, यानी कि इनकी जो सेलवाल होती है उसकी बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजेलेट जो होते हैं उनमें दो कसाव होते हैं, ये देखिए, ये बताया गया था शुरुआत में ही, कसाव पाए जाते हैं, इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो अधिकतर जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं इनमें दो कसाव होते हैं, जिसमें एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खाच में उपस्थित होता है। अच्छा, जो कलर के डायनोफ्लैजेलेट बताया गया है कि लाल, पीले, हरे, लाल डायनोफ्लैजेलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का मतलब लाल डायनोफ्लैजेलेट जो होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पैदा हो जाते हैं समुद्र में, इसलिए समुद्र का जल जो है वो लाल दिखने लगता है, उसमें लाल तरंगे पैदा करते हैं ये, इसलिए समुद्र का जल जो है वो लाल दिखाई देता है। कभी कभी पता चलता है समुद्र का जल लाल दिखाई दे रहा है, वो किस कारण से होता है कि जो लाल डायनोफ्लैजेलेट पाए जाते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाते हैं और उसकी जो तरंगे होती हैं वो लाल तरंगे पैदा करते हैं, इसलिए जल कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ओके, इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं, यानी कि समुद्र के लिए हानिकारक भी होते हैं। जैसे कि गोनियोलैक्स, एक डायनोफ्लैजेलेट का नाम है गोनियोलैक्स, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है तो काफी इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो काफी इंपोर्टेंट रहता है, ठीक है। यूग्लिनॉइड, अब नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा के अंदर ही यूग्लिनॉइड, और फिर आएगा अपभंग कवक। तो देखिए यूग्लिनॉइड क्या होते हैं, इनमें अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। अभी हमने डायनोफ्लैजेलेट के बारे में पढ़ा था, डायनोफ्लैजेलेट का ऐसे जीवधारी हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं, जबकि यूग्लिनॉइड जो होते हैं वो कैसे जीवधारी हैं, वो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, राइट, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। अब ये भी देखिए बहाते हुए जल में नहीं, स्थिर जो जल रुका हुआ होता है जैसे कि झील वगैरह है, ठीक है, तो मतलब झील भी बहते हुए को समझ लीजिए, नदी तो बहती हुई है, जैसे कि मतलब जो स्थिर जल होता है, तालाब है, ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं जिनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। अच्छा, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है उसकी जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है जिसे हम कहते हैं पेलिकल, ये पेलिकल होती है इसके चारों ओर, यूग्लिनॉइड के चारों ओर, जो इनकी संरचना को लचीला बनाते हैं। मतलब इसकी जो डायनोफ्लैजेलेट थे, ये देखिए, मतलब ये जो क्राइसोफाइट थे इनके चारों ओर क्या पाई जा रही थी, सिलिका की, ये काफी कठोर कोशिका भित्ति बना रहे थे, काफी कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है सिलिका की, जबकि ये जो यूग्लिनॉइड है इसके ऊपर ये देखिए प्रोटीन युक्त पेलिकल की पदार्थ पाई जाती है जो कि काफी लचीली होती है, लचीला बनाती है। इनमें दो कशाब होते हैं जिनमें एक छोटा और दूसरा लंबा होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, राइट, लेकिन जब सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। मतलब ये दोनों तरह का जीवन यापन करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी की तरह भी काम करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश सामने होता है तो प्रकाश संश्लेषी की तरह, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो ये मतलब अन्य दूसरे जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करके परपोषी की तरह भी व्यवहार करते हैं, ठीक है, जैसे कि यूग्लिना। अच्छा, एक चीज बताई गई है कि आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले जो वर्णक होते हैं वो उच्च पाद में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। जैसे कि यूग्लिना यहाँ बताया गया है, यूग्लिना किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा जगत में यूग्लिनॉइड, ओके, यूग्लिनॉइड, ये देखिए यूग्लिना, ये यूग्लिना का एग्जाम्पल है, यूग्लिना, इसमें कसाव पाए जाते हैं, दो हैं, एक लंबा कसाव है, एक छोटा कसाव है, लंबा कसाव ये दिखाया गया है, राइट, इसके चारों ओर जो है वो पेलिकल की कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि प्रोटीन युक्त होती है जिससे ये लचीला होता है, इसका शरीर कैसा होता है, लचीला होता है। अब है अपभंग कवक। अपभंग कवक, अपभंग कवक क्या होता है, ये मृत पोषी प्रोटिस्टा होता है, मतलब मृत जीवों के ऊपर पाया जाता है ये कवक,
ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है, यानी कि जो अपभंग कवक होते हैं जो कि मृतपोषी होते हैं, मृत जीवों के ऊपर पाए जाते हैं। कवक जो होते हैं वो प्रतिकूल जब परिस्थितियां होती हैं तो बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो क्या बनाते हैं, ये समूह बनाते हैं, समूह में पाए जाते हैं, ये बहुत सारी संख्या में पैदा हो जाते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, यानी कि जितने भी प्रोटोजोआ हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांटा गया है। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कैसे परपोषी होते हैं, 4 समूह में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो अमीबी प्रोटोजोआ, राइट, और दूसरा है कसावी प्रोटोजोआ, पश्चिमावी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। ये 4 भाग में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। अमीबी प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं, यानी कि अमीबा जो होता है वो स्वच्छ जल में भी पाया जाता है और समुद्री जल में भी पाया जाता है, और जो मिट्टी में नमी पाई जाती है उस मिट्टी में भी ये प्रेजेंट रहता है। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं, यानी कि इनमें क्या पाए जाते हैं, कूटपाद, यानी कि स्यूडोपोडिया इंग्लिश में से हम कहते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये चलते भी हैं, और कूटपाद जो होते हैं वो अपने शिकार को पकड़ने में इसकी सहायता करता है अमीबा। इनकी समुद्री प्रकार की सतह पर सिल्का के कवच होते हैं, यानी कि इनके जो समुद्री प्रकार हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं उनकी सतह पर सिल्का के कवच होते हैं। सिल्का की कोशिका भित्ति मतलब कवच पाए जाते हैं भित्ति के रूप में। इनमें कुछ ऐसे एंड अमीबी परजीवी होते हैं, इनमें कुछ जैसे एंड अमीबी परजीवी भी होते हैं अमीबा के अंदर। ठीक है, अब है कसावी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं, मतलब स्वच्छंद पाए जाते हैं सूर्य जल में और परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाव पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कसावी प्रोटोजोआ कहते हैं। परजीवी कसावी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण हैं, मतलब ये बीमारी भी फैलाते हैं ये परजीवी, जिससे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी हो जाती है। ये बीमारी काफी पूछी जाती है, काफी इंपोर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं, ट्रिपनोसोमा। याद। अब है पश्चिमावी प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चिमा पाए जाते हैं। ठीक है, ये जलीय और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। क्योंकि इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, हजारों की संख्या में पश्चिमा पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा होती है, यानी कि एक गुहा पाई जाती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। कोशिका की सतह होती है उसके बाहर की तरफ खुलती है। पश्चिमाओं की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गले की तरफ भेज दिया जाता है, जैसे कि पैरामीशियम। पैरामीशियम को सभी जानते हैं, काफी पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो पैरामीशियम होता है वो क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, और इसमें पश्चिमा पाए जाते हैं। यहाँ चित्र भी दिखाया गया है पैरामीशियम का, ये देखिए, ये पैरामीशियम है, राइट। ये चप्पल के आकार का होता है, इस तरीके का चप्पल का पैरामीशियम होता है। तो ये दोनों प्रोटोजोआ है, यूग्लिना और पैरामीशियम। स्पोरोजोआ। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी प्रजाति है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने का प्रभाव पड़ा है। यानी कि प्लाज्मोडियम सभी जानते हैं, मलेरिया परजीवी जो होते हैं जिसके कारण मलेरिया फैलता है। काफी घातक, मतलब पहले काफी घातक थी, तो इसका आराम से इलाज संभव है। तो मलेरिया परजीवी जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम होता है, जिसके कारण स्पोरोजोआ के कारण स्पोरोजोआ ग्रुप में आता है ये। अब तीसरा है कवक, तीसरा जगत है। अभी तक तो 2 जगत को हम पढ़ चुके हैं। 2 जगत कौन कौन से, मोनेरा और प्रोटिस्टा को।
मोनेरा और प्रोटिस्टा में हमने बहुत सारे जीवों को पढ़ा है। मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, देखें तो मोनेरा के अंतर्गत जो है वो बैक्टीरिया आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नियरेस्ट शैवाल आते हैं जो कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ये तो हो गई मोनेरा की बात। अब प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, तो यूग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है, ओके, प्लाज्मोडियम आता है, मलेरिया परजीवी जो होते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने 2 जगतों का अध्ययन कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले जो 3 जगत है कवक फंजाई का अध्ययन करेंगे और जो भी चैप्टर को फिनिश करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कैसे अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाना है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको कोई चैप्टर स्पेशल पढ़ना है तो। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।